या कोई सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, तो हमारी यहाँ पर ये क्लासेस चल रही हैं जहाँ पर आपको मैं रोज जीके जीएस के टॉपिक कवर करवाता हूँ। तो हमारी ये टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं और हमारी इस क्लास का मेन फोकस ये है कि आपको हम आने वाले सीजीएल सीएचएसएल के लिए पूरा तैयार कर सकें और आपका जो भी एग्जाम हो आप उसमें सिलेक्शन लेके दिखा सकें। मेरा जो पर्सनली सपना है आप लोगों को लेके वो ये है, मैं आपको सही बताऊं तो, कि मैं आप लोगों के बारे में क्या सोचता हूं जो बच्चे हमसे रोज पढ़ाई करते हैं। अभी आपके सामने एनटीपीसी का एग्जाम भी है जो एक 12th लेवल का एग्जाम है, एक आपका जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, एक आपका एसएससी में आपका सीजीएल का एग्जाम होगा, एक आपका एसएससी में सीएचएसएल का एग्जाम होगा। तो ये 4 एग्जाम्स आपके सामने होने वाले हैं और इन चारों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो, मेरा ये मानना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इन चारों में से इस साल कोई एक एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी पा लें। आप इन चारों में से कोई एक एग्जाम पास करके एक सरकारी नौकरी पा लें। सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है इसका बताता हूं आपको मैं, कि अगर कोई स्टूडेंट सीजीएल की बढ़िया तरीके से तैयारी कर ले, अगर कोई स्टूडेंट सीजीएल की जबरदस्त तरीके से या बढ़िया तरीके से तैयारी कर ले, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आपका जो ये एग्जाम है ना, आप फिर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, ये साफ और सिंपल कहानी है। तो जो बच्चा 12th कर चुका है, जो ग्रेजुएशन कर चुका है, उन सब के लिए ये बता रहा हूं मैं कि अगर आपने एक बार ये पास कर लिया ना, और जिस दिन आपका 8th पे कमीशन की सैलरी आनी चालू हो गई, आपकी सैलरी बढ़िया हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़िया हो जाएगी, सोसाइटी में, आसपास, पड़ोसियों में, रिश्तेदार में, अपने घर में आपकी जो इज्जत अभी यहां बिल्कुल नीचे है, जो दिखती भी नहीं है, वो यहां से कूद कर यहां पहुंच जाएगी, है ना, यहां से कूद कर वो यहां पहुंच जाएगी, है ना भैया। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को और ये रहेगा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। आज हमारी क्लास का टॉपिक है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना भैया। आगे बढ़े, क्या बोलते हो? चलिए पहला पहला क्वेश्चन क्या है हमारे, कि भारत का संविधान का विचार सबसे पहले इन चारों में से किसने दिया? भारत के संविधान का विचार सबसे पहले इन चारों में से किसने दिया? राइट आंसर इज एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय के द्वारा, 1934 में एम एन रॉय के द्वारा ये पूरा आइडिया दिया गया। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। अगला, भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पॉलिटिकल पार्टी ने यह विचार सामने रखा? एम एन रॉय तो एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल, जो कम्युनिस्ट वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये मुझसे बोल रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा को बनाने की बात करी। क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज, क्या आंसर देंगे? स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 के अंदर पहली बार संविधान सभा को बनाने की बात करी गई। आपकी जो ये स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना 1923 में करी गई। किसके द्वारा? मिस्टर सी आर दास के द्वारा, और मिस्टर सी आर दास के द्वारा, और साथ में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, साथ में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो सी आर दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। ठीक है जी। तो स्वराज पार्टी ने पहली बार 1934 में ये बात करी थी। ठीक है जी। जैसे आपके ये सी आर दास जी हैं, या आपके मोतीलाल नेहरू जी हैं। आप में से आई थिंक सबको पता ही होगा कि मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। पता ना कि नहीं पता आपको बातें वाली, ध्यान रखेंगे उसको। और सी आर दास इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। अगला नेक्स्ट, संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में स्वीकार की गई? अगर मैं आपसे संविधान सभा की बात करूं, तो संविधान सभा की जो मांग है, संविधान सभा की जो मांग है, जो डिमांड है, पहली बार इन चारों में से कब अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को माना कि भैया हम आपको भारत का संविधान बनाने का अधिकार देंगे, कि भारत के संविधान को बनाने का अधिकार भारत के लोगों के पास रहेगा। ये बात कब मानी गई? ये बात मानी गई अगस्त ऑफर में। कब मानी गई? अगस्त ऑफर में।
अब क्या है कि जो अंग्रेज थे ना, वो कांग्रेस का सपोर्ट चाहते थे। किस लिए? वर्ल्ड वॉर सेकंड में, कि अगर कांग्रेस ने एक बार बोल दिया कि भैया अंग्रेजों का साथ दो, तो सारे सैनिक बिल्कुल जोश के साथ कूद जाएंगे अंग्रेजों की तरफ से, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लड़ेंगे। लेकिन गांधी जी हो या कोई भी कांग्रेस का नेता, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई अंग्रेजों के लिए लड़ने जाए। लेकिन फिर भी 2.5 लाख लोग की मृत्यु हुई थी, 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी फिर भी भारतीयों की वर्ल्ड वॉर 2। समझे आप? तो राइट आंसर इज डी। अगस्त ऑफर जो 1940 में आया, वाइसरॉय लिनलिथ गो के समय काल में आया। उन्होंने कहा कि हम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करेंगे और भारतीयों को उसमें ऐड करेंगे, और भारतीयों को मौका मिलेगा अपने संविधान को बनाने का। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि तुमको समझ नहीं आती, यहां से पैदल हो। जब तुमको बोल दिया एक बार कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, कांग्रेस के लोगों ने बोला कि हमको नहीं चाहिए लिबिर लिबिर, हमको चाहिए फुल इज्जत, यानी कि पूर्ण स्वराज्य। ठीक है ना भैया? अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की स्थापना इन चारों में से किसके द्वारा करी गई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना इन चारों में से किसके द्वारा करी गई? क्या लगता है भैया, क्या आंसर होगा? क्यों एक मादा ड्रैगन हुई? कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना, वेरी गुड, 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, नेक्स्ट। संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर देखा जाए तो देखो ऐसा है, जब संविधान सभा की स्थापना करी गई 1946 में, तो उसमें टोटल 389 मेंबर थे। उसमें से कुछ लोगों को इलेक्ट करके लाया गया था, निर्वाचित करके लाया गया था। उसमें से कुछ लोगों को नॉमिनेट करके लाया गया था, यानी कि मनोनीत करके लाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड एसोसिएशन थी। जो संविधान सभा है उसमें कुछ लोग चुनाव के द्वारा चुनकर भी लाए गए थे, और कुछ लोगों को मनोनीत करके, नॉमिनेट करके भी लाया गया था। तो ना तो ये इलेक्टेड बॉडी है और ना ही ये नॉमिनेटेड बॉडी है, ये दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों का मिक्सचर है। तो राइट आंसर इज 389। राइट आंसर इज 389। अगला आइए, नेक्स्ट। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसमें 389 मेंबर थे। जब भारत आजाद हो गया और इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया, तो इसमें 299 सदस्य या 299 मेंबर बच गए। फिर जब 24 जनवरी 1950 को जब भारत के संविधान पे साइन करने की बात आई, सिग्नेचर करने की बात आई, तो उस समय सिर्फ 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किया, 284 लोगों ने ही सिग्नेचर किया। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए, नेक्स्ट। संविधान सभा की पहली बैठक किस डेट पर हुई? संविधान सभा की पहली बैठक इन चारों में से किस डेट पे हुई? ऐसा भैया कि 1946 में स्थापना करी गई, तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई। तो राइट आंसर इज 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर इज बी। आपका जो ये 9 दिसंबर 1946 है, अगर इसको थोड़ा देखें तो हम, तो यहां पर एक अध्यक्ष चुने गए, यहां पर एक चेयरमैन चुने गए, यहां पर एक अध्यक्ष चुने गए, यहां पर एक चेयरमैन चुने गए। ये जो चेयरमैन चुने गए हैं अगर देखा जाए तो, या जो ये अध्यक्ष चुने गए हैं अगर ये देखा जाए तो, इनका नाम था डॉक्टर
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये इस पूरी संस्था के एक टेम्पररी प्रेसिडेंट या टेम्पररी चेयरमैन इनको चुना गया या टेम्पररी प्रेसिडेंट इनको चुना गया, ठीक है जी। लेकिन इसके बाद 11 दिसंबर को 1946 वाले दिन ही, मतलब इसी पूरे आसपास ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया। परमानेंट भी थे और इलेक्टेड भी थे, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों चीजें एग्जाम में आ जाती हैं, तो आपको दोनों को ध्यान में रखना, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए नेक्स्ट। संविधान सभा की पहली बैठक, इन चारों में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? अभी तो पढ़ के आए हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, या जो कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, तो राइट आंसर इज सी। अगला आई नेक्स्ट। आपके सामने दो स्टेटमेंट दी गई हैं, मैं चाहता हूं कि दोनों स्टेटमेंट पढ़े और मेरे को पढ़ के बताएं कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या करें? मैं चाहता हूं कि आप दोनों स्टेटमेंट पढ़े और मेरे को पढ़ के बताएं कि दोनों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मुझे लगता है कि आप मेरे को बता देंगे, क्योंकि आप बंदे हैं बहुत समझदार है भैया। क्या आंसर देंगे इसका? यस, आ जाओ। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी को, वेरी गुड, जब 284 लोगों ने साइन किए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब अंतिम सत्र था तो उसमें क्लियर कर दिया कि भारत का जो पहला प्रेसिडेंट बनेगा, कौन? मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राइट आंसर इज, देखो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो बोथ 1 और 2। क्या करेक्ट है बेटा? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बोथ 1 और 2। यहां पर आपका बी करेक्ट हो गया, यहां पे आपका बी करेक्ट हो गया, है ना भाई साहब? ध्यान रखेंगे। सर आई एम अनेबल टू रीड हिंदी। अच्छा जी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on the date of 24th January 1950. First statement is correct. Second one, अंतिम सत्र में भैया आपने तो बीकॉम में किया था ना? अभी क्या बोल रहा है? On this date, Dr. Rajendra Prasad is elected as the first president of India. It was decided that Dr. Rajendra Prasad going to be the first president of India. So both these statements are correct. इंग्लिश क्यों नहीं है बेटा? बोर्ड पे जगह नहीं है, फिर वो चला जाएगा नीचे, मैं अकेला पढ़ता रहूंगा, तेरे को दिखेगा। आप समझ आ गया? चलो भाई, बहुत अच्छा। भाई का नाम ही इंग्लिश विद सुमन है, तो भाई हिंदी क्यों समझेगा, है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपको मेरा कमेंट क्यों नहीं दिख रहा? मैं कब से बोल रही हूं, क्योंकि बेटा आपका जो कमेंट है उस कमेंट का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है कोई। आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, जो आपके कमेंट को ऑफ किया गया है सफलता बैच में, है ना? पहले बताओ कि आपने क्या किया, आपके कमेंट को क्यों ऑफ किया गया, बताओ पहले मेरे को। कुछ तो आपने ऐसा किया है बेटा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम बताइए। राइट आंसर इज एच.सी. मुखर्जी। राइट आंसर इज डी, एच.सी. मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी, एच.सी. मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया? एच.सी. मुखर्जी का नाम क्या है? हरिंदर कुमार मुखर्जी, बंगाल का आदमी है, क्लियर हो गया। भारत की संविधान सभा के पहले वाइस प्रेसिडेंट, साथ माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन, ये भी क्लियर हो गया। जब इंडिया रिपब्लिक बन गया, एक गणतंत्र देश बन गया, तो इनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्या? वेरी गुड।
भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट इन चारों में से किसे कहा जाता? सर बस इतना लिखे हैं कि सर नींद आ रही है तो इसलिए सर ने मेरा कमेंट बंद करवा दिया। अरे भैया चलो, क्या नाम आपका? रूबी कुमारी, मैं बोल दूंगा। आपका नाम रूबी कुमारी है, चलो मैं बोल दूंगा, टेंशन मत लो है। चलो रूबी कुमारी की मैं फोटो खींच लेता हूँ, मतलब रूबी कुमारी के कमेंट की फोटो खींच लेता हूँ। बेटा फोटो खींच लिया मैंने। रूबी तूने जो भी किया है दोबारा से मत करना। कभी कभी कुछ टीचर बुरा मान जाते हैं, सारे मेरी तरह नहीं होते ना, है ना। कभी कभी कुछ टीचर बुरा मान जाते हैं, अब सारे मेरी तरह थोड़ी एकदम वो हो जाते हैं। क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता सिंपल हो गया, मिस्टर बी आर अम्बेडकर। देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करी जाए अगर, ये कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक 1930 में, एक 1931 में, एक 1932 में, इन्होंने तीनों को अटेंड किया। इन्होंने तीनों को अटेंड किया, है ना भैया। पहला समझ आ गया, पहली बार समझ आ गई। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो भाई इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट साइन किया, इन्होंने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट साइन किया। अब ये है एक इंसान, लेकिन इन्होंने ऐसी बढ़िया पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी जिंदगी में, आज इनको भारत में लोग इनके आगे धूप बत्ती करते हैं। ये भारत के पहले कानून मंत्री भी हैं, ये सब अलग है, लेकिन मंदिर में भगवान की फोटो के साथ इनकी फोटो रखी होती है, लोग इनकी धूप बत्ती करते हैं। पता आपको इसलिए क्योंकि भाई ने पढ़ाई करी और उन लोगों का साथ दिया जिनका कोई साथ नहीं दे रहा था। दलित लोगों की बात कर रहा हूं मैं। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, मैं ये बात नहीं मानता, लेकिन सोसाइटी में क्या उस समय जैसे SC ST कैटेगरी हो गया, जिनको दलित भी कहते हैं कुछ लोग, मैं नहीं मानता बात ये वाली, लेकिन इन्होंने उनका साथ दिया जिनका कोई साथ नहीं दे रहा था। समझ गए? ये वेरी गुड कि महाज सत्याग्रह को लेकर इन्होंने काम किया। आ जाइए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन चारों में से किस डेट पर प्रपोज किया गया? अच्छा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन चारों में से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। उसी के बेसिस पे आगे चल के प्रियम्बल की स्थापना करी गई। तो किया कब? 13 दिसंबर 1946। कैसे भाई? जब पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हो रही है 1946 में संविधान सभा की, तो उससे पहले आदमी कैसे कर लेगा? उससे पहले कर नहीं सकता, और हुआ 1946 में। तो दोनों गलत, राइट आंसर इज ओनली डी, राइट आंसर इज ओनली डी। अब जो बच्चा 22 जनवरी आंसर दे रहा है, अब खुद सोच कि जब 9 दिसंबर को पहला सेशन हो रहा है, पहली बैठक हो रही है, तो उससे पहले कैसे कर लोगे? उससे पहले कैसे कर लोगे? तो राइट आंसर इज, अब देखो मुद्दा क्या है, मैं आपको सही बता रहा हूं। कई बार हम अपने घर पे कॉमन सेंस छोड़ के आते हैं, या अपने बैग में कॉमन सेंस रख देते हैं। कॉमन सेंस को अगर साथ में लेके चलोगे तो जिंदगी में आधी बातें आपके सामने वैसे ही हो जाएंगी। तो राइट आंसर इज डी। अगला भाई ये मुझसे पूछ रहा है कि जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, विधानसभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय, कोई बता दो, ग्रुप डी में 10th होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे मुझसे पूछना, मुझे पता है ये सब मेरा काम है, मुझसे पूछ, मुझे पता है मेरा काम है। कैसी बातें कर रहा है? अगर ग्रुप डी का फॉर्म फिल करना है तो 10th पास अगर हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, फॉर्म फिल कर सकते हो। दोनों में से कोई भी होना चाहिए एक, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, काम चल जाएगा। राइट आंसर इज 22 जुलाई। अगर आपसे कोई पूछे
कि भैया राष्ट्रीय गान को यानी कि जन गण मन को और राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम को किस दिन बोरो किया गया? 24 जनवरी 1950। ठीक है जी, इस दिन ऑफिशियली बोरो किया गया। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। एवीएस क्या? एवीएस कूपन कोड है। ए से अभिनंदन सर, वी से विनय सर और एस से मैं आपके साहिल सर। तो तीनों का मिला के हमने एक टीम की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने कि आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे, आप पूरी टीम के साथ जुड़ जाओगे, है ना? सिंपल। आगे आई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? पता है क्वेश्चन ना बड़ा घुमा फिरा के पूछा है। ये क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछा है। इस क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट क्यों नहीं करना था? क्योंकि सिंपल ये पूछ रहा है कि फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। ये पूछ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, कि भाई राज्य की सरकार की अपनी पावर है, लोकल गवर्नमेंट की अपनी पावर है और संघ की यूनियन गवर्नमेंट की अपनी पावर है। तो राइट आंसर इज बी, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। अब जो डिवीजन ऑफ पावर है वो कहां दिया हुआ है? वो भारत के संविधान के 7वें नंबर के शेड्यूल में। भारत के संविधान के 7वें नंबर के शेड्यूल में, जहां पर आपको यूनियन लिस्ट दी गई है, जहां पर आपको स्टेट लिस्ट दी गई है और जहां पर आपको कंकरेंट लिस्ट दी गई है कि राज्य संघ की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। आपको ये 3 सूचियां दी गई। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। ध्यान रखेंगे। अगला, भारत के संविधान को किस डेट पर लागू किया गया? भारत के संविधान को फेडरल फीचर इज पावर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। वेरी गुड। इंडिया में क्या है? इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर्स है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसको हमने कनाडा के संविधान से बोरो किया। इसको हमने कनाडा के संविधान से बोरो किया। इसका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी को। देखो भैया ऐसा है, एक 26 नवंबर 1949 जब भारत के संविधान को पास कर दिया, भारत के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, भारत के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में भी यही लिखा हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हम ये संविधान भारत के लोगों को दे रहे हैं, भारत के लोगों को सौंप रहे हैं। कह रहा है कि सर आलू के पराठे खाओगे? देख, एक तो डिनर का टाइम हो रहा है, ऊपर से पंजाबी आदमी से तो आलू के पराठे पूछ रहा है, साथ में अगर चाय हो जाए और भाई साहब अमूल मक्खन हो जाए तो 3 पराठे मेरे फिक्स कर ले। 3 पराठे मेरे गरम गरम तो फिक्स कर ले। मम्मी को बोल दे कि साहिल सर आ रहे हैं, 3 पराठे गरम गरम, साथ में अमूल मक्खन, अमूल मक्खन लेकिन दूसरा कोई और नहीं, और बढ़िया चाय। चाय पीऊंगा मैं ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। सिंपल। ठीक है, इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में, इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में, या इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं।
गणतंत्र दिवस की बात करें या संविधान दिवस की बात करें, दोनों में फर्क है तो फर्क बनाए रखना है भैया। दोनों के अंदर फर्क है तो फर्क बनाए रखना। कह रहा है कि सर आ जाओ पलवल, क्या बात है, भगवान करेगा यार तो जरूर आएंगे एक बार। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलने भी आए थे, उनका ऐसे जीडी का एग्जाम क्लियर हुआ, दिखाऊं आपको, देखोगे? बहुत सारे बच्चे मिलने आए थे, अभी उनका जीडी का एग्जाम क्लियर हुआ था। In the era of भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। Who was the first woman to become the president of Indian National Congress? पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। राइट आंसर इज एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता सेशन। अगर यहां पर लिखा होता फर्स्ट इंडियन वुमेन तो फिर होता सरोजनी नायडू, फिर होता सरोजनी नायडू। क्लास खत्म नहीं हुई, कुछ दिखाना चाह रहा हूं, क्लास चल रही है, कुछ दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है? अगर पिक्चर खुल जाए तो दिखाऊंगा आपको। ये देखो, खुल जा, देख रहे हो आप? ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ये एक भाई पीछे खड़ा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 लोग वहां थे, 3 4 लोग सामने भी खड़े हुए थे। तो ये सारे के सारे बच्चे हमारे प्यारे छोटे भाई, ये अपने जीडी में सेलेक्ट होके आए, ये अपने जीडी में सेलेक्ट होके आए, ठीक है जी। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मोटिवेशन आपके लिए, अगर हम बैच नहीं लिए फिर भी आ सकते हैं तो एग्जाम पास कर ले, आजा भाई, क्या बात होगी उसमें यार। ये बैच लेना, ये क्लासेस लेना, यूट्यूब क्लास लेना मेरी, मैं बोलूं क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, सब अलग बात है। इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका करियर, आपकी लाइफ, आपका एग्जाम, उस पर फोकस करो, ठीक है? राइट आंसर इज सी। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं शामिल है? तो मुझे कंपनी वालों ने बोला, जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, कि सर जीडी बच्चा है, आप आ जाओ और बच्चों से मिलिए। मैंने कहा मेरी तो क्लास चल रही है, तो मैं थोड़ी देर रुक के आऊंगा। तो भगवान जाने कि बच्चों के मन में क्या आया, बच्चों के मन में क्या नहीं आया। भाई साहब, सारे के सारे बच्चे डायरेक्टली क्लास में आए और पूरा स्टूडियो भर गया था। मतलब आपको मैं बताऊं पर्सनल लेवल पे, तो मैंने पढ़ाते हुए मुझे 5 साल हो गए, 7 साल हो गए मेरे ख्याल से। मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट था, मेरे पूरे करियर का बेस्ट मोमेंट था। क्या आंसर है इसका? 8वें शेड्यूल में। 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं दी गई हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं। तो राइट आंसर इज ए।